Esteemed members of the Graduate Scholar Talk Series, GSTS, and distinguished guests, I extend my sincere greetings to all gathered here today. I would like to express my sincere gratitude to the moderators of this platform and the founder and advisor, Dr. Manish Karambasar, and to our today's guest of honor, Dr. Rajesh Kumar Rao sir. आज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आपको एक जर्नी पर लेके चलूंगा जहां मैं आपकी इंडिया की सिचुएशंस से रूबरू कराऊंगा और चैलेंजेस की हम बात करेंगे जो भारत के सामने आते हैं टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन। टू दिस एम, इस प्रेजेंटेशन के थ्रू हम कुछ फॉलोइंग एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे, जहां हम देखेंगे विकसित भारत के विजन को क्रिटिकली इवेल्युएट हम कैसे करेंगे। हम देखेंगे कई सारे सेक्टर्स जहां हम अंडर परफॉर्मेंस से गुजर रहे हैं, बोथ क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली। इस प्रेजेंटेशन के थ्रू हम ऑब्जर्वेशनल इंसाइट्स का यूज करेंगे, कंपैरेटिव केस स्टडीज देखेंगे फॉरेन कंट्रीज से और देखेंगे कि कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो भारत अडॉप्ट कर सकता है अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। इसी के साथ साथ कई सारे सेक्टर्स देखेंगे जैसे इकोनॉमी, गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाइमेट चेंज विद द हेल्प ऑफ क्रेडिबल रिपोर्ट्स एंड एक्सपर्ट एनालिसिस। ओवरऑल हम ये देखेंगे कि कौन से ऑब्स्टिकल्स भारत के सामने आते हैं और उनको ओवरकम करने की जरूरत है टू अचीव इट्स डेवलपमेंट गोल्स। However, after observing the vision of Viksit Bharat, कई सारे क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं। What specific measures must we undertake to fulfill this vision and attain the status of developed nation? इसी के साथ साथ कौन से क्राइटेरिया के बेस पे हम बात करेंगे कि कोई कंट्री जो है डेवलप की कैटेगरी में आती है, डेवलपिंग नेशन की कैटेगरी में आती है। तो ऐसी कई सारी एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, जिन्होंने कई सारे पैरामीटर्स क्लासिफाई करके हमें दिए हैं, जिसकी बेसिस पे हम चेक कर सकते हैं कि कोई कंट्री किस स्टेटस में आती है। जिसमें हम अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करें तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे हम इकोनॉमिक परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। एडिशनली द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज वाइटल फॉर मेजरिंग इंडिविजुअल वेलबींग, इनकॉर्पोरेटिंग अदर फैक्टर्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड मेनी मोर थिंग्स। तो इस क्लासिफिकेशन को अचीव करने के लिए हमें कलेक्टिव पैरामीटर्स लेके चलने पड़ेंगे, सब चीजों को एक साथ देखने की जरूरत पड़ेगी और कंडक्ट करना पड़ेगा एक प्योरली ऑब्जर्वेशनल एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ आवर नॉलेज एंड प्रैक्टिकल इवेंट्स इन आवर पर्सनल लाइफ। तो केस स्टडी के लिए मैं सबसे पहली चीज आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं, वो है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम जैसे सभी लोग जानते हैं कि एवरेज इनकम जो एक पर्सन अर्न करता है विद इन अ स्पेसिफिक कंट्री ओवर अ स्पेसिफिक टाइम, एक क्रूशियल इंडिकेटर है इकोनॉमिक वेलबींग चेक करने का, किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन, किसी भी जनसंख्या को जांच करने के लिए। अगर हम बात करें 2023 से 2024 फिस्कल ईयर में, तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम थी वो थी 2.12 लाख रुपीज। अगर इसे कंपेयर करें हम चाइना की पर कैपिटा इनकम से, तो उसी फिस्कल ईयर में चाइना की पर कैपिटा इनकम थी 10.5 लाख रुपीज। दिस स्टार्क डिफरेंस अंडरस्कोर्स द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बिटवीन द टू नेबरिंग कंट्रीज। अगर हमें पर कैपिटा इनकम बढ़ानी है तो हमें जीडीपी पर भी वर्क करना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ, इंडिया रैंक्स एज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ग्लोबली विद जीडीपी वैल्यूड एट अप्रोक्सीमेटली $4.27 ट्रिलियन। और अगर एक डेवलपिंग कंट्री से एक डेवलप्ड नेशन की ओर हमें बढ़ना है, तो इट इज एसेंशियल फॉर इंडिया टू अचीव अ ग्रोथ रेट ऑफ 7.3% इन इट्स जीडीपी, इन इट्स पर कैपिटा इनकम। ये स्टेटमेंट दी गई थी अरविंद पनगड़िया के द्वारा, जो कि चेयरमैन है 16 फाइनेंस कमीशन के, ऑन March 1, 2025, जहां उन्होंने कहा कि एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट की हमें जरूरत होगी 7.9% की दर पे, विच इज नेसेसरी फॉर इंडिया टू इवॉल्व इनटू अ विकसित भारत बाय द ईयर 2047। इसी के साथ कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं कि आज हम 7.9% का या 8% का ग्रोथ रेट लेके चल रहे हैं, ये हम पहले भी कर सकते थे। क्यों? क्योंकि चाइना ऐसा देश था जिसने अपना जीडीपी ग्रोथ रेट 8% से ज्यादा तक टच किया है कुछ सालों पहले। अगर हम देखें फ्रॉम 1979 टू 2010, China's average annual GDP growth rate was an impressive 9.91%, with a peak of 15.2% in 1984 and a low of 3.8% in 1990। इसी के साथ अगर मैं इसको करंट प्राइसेस पे अगर हम एडजस्ट करें, मैं अगर एडजस्ट करूं, तो कंट्री की जो एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट थी उन 32 सालों में वो थी 15.8%, जो कि हिस्टोरिकली हाई टच करी थी 36.41% इन 1994 और रिकॉर्ड लो टच करी थी 6.25% इन 1999। और भारत की इसी कॉन्ट्रास्ट में अगर हम जीडीपी ग्रोथ रेट देखें तो 1990 से 2010 इस समय काल में हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो थी 6.6%। दिस ऑब्जर्वेशन अंडरस्कोर्स अ क्रिटिकल कंसिडरेशन कि कैसे हमने अपनी अपॉर्चुनिटीज मिस कर दी अपनी परेशानियों में घूमते हुए, जबकि कुछ कंट्रीज जैसे फॉरेन कंट्रीज, हमारे पड़ोसी देशों ने अपनी इकोनॉमिक पोटेंशियल को अच्छे तरीके से टैप किया, उसको एनहेंस किया, जबकि हम अपनी परेशानियों में उलझे थे, जिसकी वजह से हमारी प्रोग्रेस जो थी हिंडर कर गई।
जर्मनी और जापान ये दो कंट्रीज थी जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कंप्लीटली डिवास्टेट हो चुकी थी। जर्मनी began its reconstruction in 1949 and Japan initiating its rebuilding efforts shortly after 1945। और रिमार्केबली आज दोनों कंट्रीज एक डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में आती हैं। अगर हम आईएमएफ के डेटा के हिसाब से देखें तो जर्मनी की जीडीपी जो आज स्टैंड करती है वो है $4.92 ट्रिलियन, मेकिंग इट द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ग्लोबली। भारत की जीडीपी इसके कंपैरिजन में देखें तो स्टैंड करती है $4.27 ट्रिलियन, मेकिंग इट द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन दिस वर्ल्ड। तो आप देखें दोनों कंट्रीज के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है जीडीपी में, लेकिन फिर भी जर्मनी एक डेवलप कंट्री की कैटेगरी में आती है, बल्कि भारत नहीं आता है डिस्पाइट देयर कंपेरेबल जीडीपी फिगर्स। तो उसका आंसर किस चीज में छुपा है कि कैसे जर्मनी एक डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में आ गई? इसका आंसर है रिसोर्स एलोकेशन में, इफेक्टिव प्लानिंग में। कैसे जर्मनी ने इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करा, अपने रिसोर्सेस को यूटिलाइज करा। आज जर्मनी कई सारे एसेंशियल रिसोर्सेस अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड कर रहा है क्रिटिकल सेक्टर्स में, जैसे स्टार्टअप हो गया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सिक्योरिटी, एजुकेशन एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। ये डिस्पैरिटी हाईलाइट करती है कि जीडीपी एक फैक्टर तो है डेवलप कंट्री का चेक करने के लिए, लेकिन एक सोलली डिटरमाइन नहीं करेगा कि कंट्री कोई डेवलप कंट्री की कैटेगरी में आ चुकी है। क्योंकि ग्रास रूट पर अगर हम देखेंगे तो चीजें अलग होंगी। हालांकि हम 6 ट्रिलियन 7 ट्रिलियन तक पहुंच जाए, लेकिन फिर भी डिफरेंस क्रिएट रहता है। तो जीडीपी अकेला नहीं बताएगा कि हम किस जगह स्टैंड करते हैं। Shifting our focus to another critical aspect, we recognize that infrastructure demands a significant attention in India. Indeed, projections indicate that inadequate infrastructure may be hindering India's GDP growth by as much as 1 to 2% annually. This underscores the urgent need for improvements in this vital sector. आज इंडियन इकोनॉमी की बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है, उसकी वजह से हमारे अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बहुत ज्यादा जोर पड़ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी, रेलवेज, रोड, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, इरिगेशन एंड अर्बन रूरल वाटर सप्लाई, इन सभी चीजों पर जोर पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमें सब्सटेंशियल डेफिसिट देखने को मिल रही है हमारे एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में। और जो गोल है हमने जो अभी टारगेट सेट करा है एज पर हमारे चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, वो है 7.9% जीडीपी का। ये तभी अचीव होगा जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट को ओवरकम कर पाएंगे। 2011 के सेंसस के हिसाब से देखें तो 30% जो भारत की आबादी थी वो शहरों में रहती है। ये जो प्रोजेक्शन है और इंक्रीज हो जाएगा 50% तक बाय 2050, यानी इतने सारे लोग 2050 तक शहरों में रहने लगेंगे। नीति आयोग की रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि आज अगर हम कई सारे अर्बन एरियाज को इकट्ठा करें, जहां पे नंबर मैं बोलूंगा 4041 जो कि स्टेट के द्वारा आइडेंटिफाई करे जाते हैं एज अर्बन एरियाज, 52% ऐसे एरियाज हैं जिनके पास कोई मास्टर प्लान नहीं है, अप्रूव्ड मास्टर प्लान नहीं है। सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है अगर हम स्मॉलर अर्बन टाउन्स की बात करें, जहाँ पे पॉपुलेशन तो ज्यादा है लेकिन फैसिलिटी इतनी नहीं है। तो वहां पर अगर हम बात करें तो 76% ऐसे स्मॉलर अर्बन एरियाज हैं जिनके पास कोई मास्टर प्लान नहीं है। एडिशनली, uncertainties regarding the execution of existing plans are also a significant concern. Unfortunately, Unfortunately, Delhi, the capital of India, is still functioning according to a master plan created in 1976, when the city's population was around 60 lakh. और आज 2011 के सेंसस के हिसाब से हम देखें तो दिल्ली की जो आबादी है वो 1.68 करोड़ तक को टच कर गई है। ये 2011 का सेंसस है, आज और भी ज्यादा होगी। ये क्या शो करता है कि आज मॉडर्न अर्बन प्लानिंग में हम कितने पीछे हैं। इवन टुडे, डिस्पाइट इयर्स ऑफ वर्क ऑन न्यू मास्टर प्लान्स, देयर इज स्टिल नो कंसेंसस ऑन एनी प्लान्स फॉर दिल्ली, व्हिच इज अ क्वाइट रिग्रेटेबल थिंग। अगर हम दूसरी चीज पे बात करें, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर वेरिएंट पे जाएं, तो हाँ वो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जिसे हम कॉमनली नोन करते हैं एज डिस्कॉम्स। आरबीआई ने इस चीज को रिकॉर्ड करते हुए कहा कि तो हमारे जो डिस्कॉम्स हैं वो हमारे स्टेट की फाइनेंशियल सिचुएशन पे बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। आरबीआई के डेटा के हिसाब से 2022-2023 फिस्कल ईयर की हम बात करें तो टोटल लॉस था इस साल में डिस्कॉम्स के द्वारा, वो था 6.5 लाख करोड़, amounting to roughly 2.4% of the country's GDP. Even after several financial restructuring efforts, the overall debt of DISCOMs has been rising at a concerning average annual rate of 8.7% since 2016. अगर दूसरे क्रिटिकल सेक्टर को हम इवेल्युएट करें, वो है हमारा हेल्थ सेक्टर, इंडियाज हेल्थ प्लानिंग, कि क्या हम पर्याप्त हेल्थ जो फैसिलिटीज हैं दे पा रहे हैं हमारे नागरिकों को या नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए हमें इकोनॉमिक सर्वे देखना पड़ेगा 2023 से 2024 का, जो कि लॉन्च हुआ था पार्लियामेंट में जुलाई 22 2024 को, जो कि हाईलाइट करता है कि हम हमारे जो जीडीपी का जो हम खर्चा है वो आज स्टैंड करता है 1.9% पे।
और ये पिछले सालों से कुछ दर बढ़ा भी नहीं है। और ये भी हाईलाइट करने की जरूरत है कि इस 1.9% का जो बजट है हमारा हेल्थ का एज परसेंट एंड पार्ट ऑफ द जीडीपी, उसमें केवल हेल्थ फैमिली वेलफेयर नहीं है, बल्कि मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट्स के लिए भी हमने पैसा दिया है। इसके साथ साथ वाटर और सैनिटेशन के लिए भी हमने पैसा दिया है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के हिसाब से जब हम कुछ सालों पीछे जाएंगे तो हमने ये एम रखा था कि हम 2025 तक 2.5% अपना जीडीपी का डेडिकेट करेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए, हेल्थ बजट के लिए। और ये टारगेट हम ब्रीफली अचीव करा था केवल 2022 में। लेकिन फिस्कल ईयर्स की बात करें हम 2016 टू 17, 17 टू 18, 18 टू 19, 19 टू 20, the expenditure remained stagnant at 1.4%. In the subsequent 2 years, it increased to 1.6% in 2020 to 2021 and 1.9% in 2021 to 2022. जबकि अगर हम 2025 के यूनियन बजट की बात करें तो इस फिस्कल ईयर के लिए आया है, उसमें हमने अलोकेट करा है 1 लाख करोड़ रुपया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए। क्योंकि शेयर अगर हम इससे कंपेयर करें पिछली साल के शेयर से तो कितना बढ़ा है, 0.7% समथिंग हमने बढ़ाया है। 2025 फिस्कल ईयर में हमारा था 1.9%, और इस साल जो हमने फिस्कल ईयर के लिए बजट बनाया है वो है 1.97%। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हम 2% पे भी टच नहीं कर पाए। इवन आर टारगेट ऑफ 2.5% ऑफ जीडीपी इज वे लेसर देन द ग्लोबल एवरेज हेल्थ एक्सपेंडिचर ऑफ 6% ऑफ द जीडीपी। Such troubling trends are not isolated. Similar patterns can be observed across various infrastructure sectors in the country, underscoring a wider need for reform and investment. आज स्टेगनेंट ग्रोथ हमें देखने को मिलती है कई सारे सेक्टर्स में, जिसमें हम गवर्नेंस की भी बात करेंगे। हमारे गवर्नेंस में हमारे पास क्रूशियल जो एक रेलम है वो है करप्शन का, जो कि चैलेंज बन के, बहुत बड़ा चैलेंज बन के हमारे सामने खड़ा हुआ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और सीएमएस के आंकड़ों के हिसाब से जो एक साल के अंदर रिश्वत दी जाती है भारत में, वो है 21,000 करोड़। सरकारी काम कराने के लिए 21,000 करोड़। इसमें मैं स्कैंडल्स को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, टैक्स एवेजन को नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, और तरीके की चीजें नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ। तो 21,000 करोड़ अकेला स्टैंड करता है। रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से जो लोकल सर्विस सर्कल्स ने एक सर्वे कराया, यहाँ पे 18,000 बिजनेसेस का सर्वे हुआ इन 159 डिस्ट्रिक्ट्स बिटवीन May 22 एंड November 30, 2024। वहां पर जिन जिन बिजनेसेस ने एक्नॉलेज करा कि उन्हें रिश्वत देनी पड़ी, उनमें 54% बिजनेसेस ऐसे थे उन्होंने कहा उनको फोर्स किया गया रिश्वत देने के लिए। जबकि 46% बिजनेसेस ऐसे थे कि उन्होंने ब्राइब दी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका काम तेजी से हो जाए, वरना रुकावट उनके सामने आ सकती थी। Adding to these concerns, Transparency International's Corruption Perception Index 2024 places India among the 100 most corrupt countries globally. इसी के साथ साथ करप्शन हमारे केवल गवर्नेंस को कमजोर नहीं करता है, हमारे क्लाइमेट चेंज के जो एफर्ट्स हैं, हम जो एफर्ट्स डाल रहे हैं उन पर भी बहुत ज्यादा असर करता है, जो हम प्लानिंग कर रहे हैं उस पर। इसी के साथ साथ हम दूसरे हमारे चैलेंज के सामने आते हैं, वो है क्लाइमेट चेंज। As a tropical country, India faces severe consequences from the climate change. ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से जो सूखे पड़ने की आशंकाएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं भारत के कई सारे जिलों में। According to the district level climate risk assessment for India released on December 13, 2024, 91 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पे बहुत ज्यादा हाई रिस्क है सूखा पड़ने का, जबकि 188 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि फॉल करते हैं इनटू द कैटेगरी ऑफ हाई ड्राउट रिस्क। अगर हम यूनिसेफ के डेटा के ऊपर जाए, इंडिया का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कुछ सालों में 0.7 डिग्री सेल्सियस से बढ़ चुका है। और मैं कितने टाइम की बात कर रहा हूँ, फ्रॉम 1901 टू 2018, इतने समय काल में 0.7 डिग्री से बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है, कार्बन एमिशन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। 2019 में भारत 7वां ऐसे देश था जिसके पास सबसे ज्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स रिकॉर्ड किए गए थे रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। इसकी वजह से we recorded 2,267 fatalities and amounted to economic losses around $66,182 million as per the purchasing power parity. क्लाइमेट इंडिया 2024 की रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम देखें, जो कि लास्ट ईयर लॉन्च हुई थी बाय द सेंटर ऑफ फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, जो कि हाईलाइट करती है कुछ अलार्मिंग स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने। It reports that over 3,200 individuals lost their lives, with approximately 3.2 million hectares of crops got affected, around 2.3 lakh houses and structures devastated, and more than 9,400 livestock fatalities were recorded, all
resulting from extreme weather events that took place on 255 days out of 9 months in the last year. क्लाइमेट इंडिया रिपोर्ट ये भी इंडिकेट करती है कि पिछली साल 77 डेज ऐसे थे जहां पे हमने हीट वेव्स का सामना किया, जिसकी वजह से 210 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मॉनसून सीजन की बात करें तो मॉनसून सीजन में हमें कई सारी समस्याएं देखने को मिली, जैसे रेनफॉल, फ्लड्स, लैंडस्लाइड, जो कि हमें रिकॉर्ड करते हुए हमने देखे 122 डेज। पिछले साल में जितने भी दिन थे उसमें 122 दिन मानसून की वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखे। और इसी के साथ साथ हमने लाइटनिंग स्टॉर्म्स देखे 103 डेज ऑल ओवर द कंट्री। और इन सभी चीजों में आसाम एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा हमें एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिले। और कितने दिन तक हमें एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिले? 111 डेज, पिछली साल की बात कर रहे हैं। ओवरऑल द मानसून सीजन रिजल्टेड इन अ 2716 fatalities due to such events and caused damage to 3.04 million hectares of crops across the country. वाकई में आज क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या बन के हमारे सामने आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं, अगर मैं 20 लोगों को यहाँ पर इकट्ठा करूं तो उनमें 17 लोग ऐसे होंगे, 17 पीपल ऐसे होंगे जिनके ऊपर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का नुकसान होगा, क्लाइमेट चेंज का असर देखने को मिलेगा। जो हाइड्रोलॉजिकल मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर हमें देखने को मिलती है, 70 लोग उससे अफेक्ट होंगे। अकॉर्डिंग टू वन स्टडी, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो भी हमारी क्लाइमेट चेंज की वजह से कर रही है, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो भारत के अंदर जो पॉवर्टी रेट है वो 3.5% तक बढ़ जाएगा 2040 तक। इसका मतलब 5 करोड़ लोग और ज्यादा गरीब हो जाएंगे 2040 तक, अगर क्लाइमेट की सिचुएशन ऐसी ही रही तो। Climate induced events can severely disrupt India's infrastructure and health systems, leading to a widespread chaos across the nation. Therefore, it is essential to develop policy recommendations and solutions that address the challenges mentioned in this presentation, which are hindering India's goal of becoming a developed nation. अगर हम solutions की बात करें कि हमें कौन कौन से सॉल्यूशंस लेने पड़ेंगे इन सारे चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, तो इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा इनकम को हमें बूस्ट करना पड़ेगा, हमें प्रमोट करना पड़ेगा एंटरप्रेन्योरशिप का माइंडसेट, ट्रेड हमें बूस्ट करना पड़ेगा, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हमें लाने पड़ेंगे जिससे हम एक रेजिलेंट मार्केट डेवलप कर सकें विद द हेल्प ऑफ सस्टेनेबल अप्रोच, जिससे हमें कई सारी अपॉर्चुनिटीज मिले, हमारे यूथ को इनोवेशन कर सकें और सेल्फ रिलायंस के गोल को हासिल कर सकें। These efforts will also generate new products, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंप्रूव करेंगे, ओवरऑल हमारी इकोनॉमी को एक साउंड और एक सस्टेनेबल बनाएंगे। टू इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया नीड्स टू एनहेंस इट्स प्लानिंग एंड एक्सिक्यूशन टू फिल इम्प्लीमेंटेशन गैप्स। इम्प्लीमेंटेशन के गैप्स बहुत हैं भारत के अंदर। The startup ecosystem can play a key role by offering innovative solutions to challenges such as high health equipment costs, improving construction processes for roads, ब्रिज हो गए, large projects हो गए जैसे डैम्स, उसके लिए हम टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, फोकसिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी, जो कि भारत की वर्कफोर्स एक अच्छा रोल प्ले करेगी ऐसे अपनी स्किल्स प्रोवाइड करके, अपनी कैपेबिलिटीज को शो करके। गवर्नेंस को अगर हमें बेहतर बनाना है तो हमें ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म को अडॉप्ट करना पड़ेगा, जिसमें डिजिटाइजेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा टू कॉम्बैट करप्शन। और इसी के साथ साथ हमें कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को यूज करने की जरूरत है गवर्नमेंट फील्ड्स में कई जगह पे, जिससे हम एम्पैथी और अपना कम्युनिकेशन पब्लिक के साथ एनहेंस कर सकें, क्योंकि ह्यूमन वैल्यूज डेवलप होंगी तो करप्शन और कम हो सकता है, जैसे लालच हो गया और कई तरीके की फीलिंग्स हो गई, एनवी, ग्रीड विद इन द वर्कफोर्स को हम टैकल कर पाएंगे। अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें, इंडिया मस्ट अडॉप्ट अ सस्टेनेबल एंड कोलैबोरेटिव अप्रोच अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। हमें सब जगह कोलैबोरेटिव अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। स्टार्टअप, करप्शन, इन सबको खत्म करने के लिए, करप्शन को खत्म करने के लिए स्टार्टअप की मदद लेनी पड़ेगी। रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि एज अ ट्रॉपिकल नेशन इंडिया इज वल्नरेबल टू इकोनॉमिक एंड जियोलॉजिकल डिजास्टर्स दैट थ्रेटन इट्स ग्रोथ। इस प्रेजेंटेशन के थ्रू हमने कई सारे चीजें देखने की कोशिश करी है जो कि डिस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं भारत को, ऐसे चैलेंजेस जो कि भारत के सामने आते हैं। अगर हम खुद को तैयार नहीं करेंगे तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। Urgent actions must start today with clear targets to protect India's aspiration of becoming a developed nation. Viksit Bharat, as nature's chaos can quickly undermine even the most advanced civilizations. अगर इस प्रेजेंटेशन की जो रिसर्च को हम असेस करें तो कई सारे हमने चैलेंजेस देखे विद द हेल्प ऑफ रिपोर्ट्स एंड डेटा, जहां हमने हाईलाइट करे कौन कौन सी प्रॉब्लम भारत के सामने खड़ी होती हैं एट ग्रास रूट लेवल, एट एट अ लार्जर लेवल। तो प्राइमरी फोकस यही था कि हम चैलेंजेस को देखें जिससे हम सॉल्यूशंस और बेहतर तरीके से बना पाए।
Not every sector was addressed in this research or presentation because they serve as a subsidiaries to the main challenges outlined here, thus demanding key solutions and swift implementation across the country. भारत के पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स है, बहुत ब्रिलियंट माइंड है, प्रोफेसर्स हैं, ब्यूरोक्रेसी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी मदद से हम इफेक्टिव स्ट्रेटजीज बना सकते हैं. तो मैं ये कहूंगा दिस स्टडी emphasized on key areas that are often overlooked as obstacles to progress, laying the groundwork for future discussions on strategic development. इसी के साथ मैं अपने प्रेजेंटेशन को खत्म करूंगा. आप सभी लोगों के पेशेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. जय हिंद, जय भारत. Thank you so much, Shambhav. It was really a very good presentation. I think we have one question in our chat by Abhishek Singh. और इनका प्रश्न है कि how the youths of India can play their role in achieving the target of developed India 2047. हमारे यूथ है वो कैसे सहयोग कर सकते हैं? यूथ सहयोग करने के लिए हमें जो अपॉर्चुनिटीज अभी मिल रही हैं, जैसे स्टार्टअप के लिए कई सारी गवर्नमेंट स्कीम चली, हम स्टार्टअप में घुस सकते हैं. ऑब्वियसली इट्स अ रिस्की टास्क, बट स्टिल इनोवेशन की जरूरत है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की जरूरत है. आज देखिए भारत के अंदर कितना ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है आर्म्स एंड एम्यूनिशन का. आर्म्स एंड एम्यूनिशन की इंडस्ट्री हो गई, इंजीनियरिंग कर ली है, लेकिन हम आर्म्स एंड एम्यूनिशन की फील्ड में ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं. फोर्थ लार्जेस्ट से थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है भारत आर्म्स एम्यूनिशन इंपोर्ट करने में. सबसे ज्यादा खरीद रहे हैं हम. हमें इतनी ज्यादा खरीदने की जरूरत क्यों है? हमारे सिक्योरिटी पर भी क्वेश्चन उठ जाते हैं जब ये सवाल आते हैं. तो एक यूथ के लिए एक ब्रॉड रोड मैप के साथ हमें चलना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट में फोकस करना पड़ेगा, जो कि कैपिटलिस्ट कंट्रीज में यही होता है. और धीरे धीरे उस प्रोग्रेस को हम मैच भी कर रहे हैं भारत के अंदर. जैसे कि मैंने बताया 1.59 लाख स्टार्टअप्स आर रनिंग इन आवर कंट्री, यूनिकॉर्न्स कंपनीज हमने बना ली है. तो यूथ को थोड़ा इनोवेटिव साइड पे चलना पड़ेगा. इनोवेशन होगा तो फिर एक बेहतर कल हम बना सकेंगे. बिल्कुल. और एक प्रश्न और मैं पूछना चाहता हूँ संभव कि जैसे आपने एजुकेशन की बात करी, तो शिक्षा की प्रणाली में क्या बदलाव आज आप सोचते हैं कि होना चाहिए, मतलब अपार्ट फ्रॉम दी शेयर ऑफ जीडीपी, तो क्या वो मूल चीजें हैं जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए? तो जैसे कि मैंने बताया, करप्शन का जो माइंडसेट है वो एक बुरे एनवायरनमेंट से शुरू होता है, और इसको खत्म करने के लिए जो मेंटल ग्रोथ है वो हमारी कॉलेज स्कूल यहीं से शुरू होगी. इसलिए हमें पार्टिसिपेशन थोड़ा एक्स्ट्रा कुरिकुलम है, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कई सारी नई चीजें डाली गई हैं. तो पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना पड़ेगा हमें, फिर ही एजुकेशन जो है अप्लाइड वे में हम अच्छी तरीके से कर पाएंगे. सिर्फ पढ़ के बोलना, रटना, लिटरेसी रेट बढ़ा देना, इन सब चीजों से कुछ हासिल नहीं होगा. जॉब के लिए लोग ज्यादातर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन में पार्टिसिपेट होना जरूरी है. बहुत सारे आज भी देखिए, अब इंडिया में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गया और कई सारी चीजें होंगी, बच्चों को नहीं पता है. आज भी ऐसे कई सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आज भी फाइल बनवाते हैं, बस वो रख दी जाएगी वाइवा में. नॉलेज बेस्ड कोई काम नहीं हो रहा है. हालांकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ तो गई है, उसमें कई सारे रोड मैप दे दिए हैं, लेकिन रोड मैप कॉलेजेस में स्कूल्स में फॉलो नहीं हो रहा है. वो फॉलो करने की जरूरत है. पार्टिसिपेशन स्टेज पे पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा है. हमें एंगेज करने की जरूरत है, और जब एंगेजमेंट होगा, जब हम compete करेंगे, तो जो क्रिटिकल थिंकिंग है इंडियंस के अंदर वो डेवलप होगी. इसी तरीके से हम अपनी एजुकेशन के साथ जो भी एग्जिस्टिंग करती है उसे हम प्रोग्रेस कर पाएंगे. बिल्कुल. और इसी चीज पर मुझे रविंद्रनाथ टैगोर जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि वो बोलते हैं, जो कुछ हमारे पास है वह हमारे भीतर ही छिपा है, हमें उसे खोजना है, उसे जगाना है और उसे दुनिया के सामने लाना है. तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि इंडिया के पास जो पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही है? कहीं ना कहीं वो 2047 तक का जो हमारा सपना है वो अधूरा रह सकता है. तो क्या पोटेंशियल है भारत के पास आज? भारत के पास पोटेंशियल है, उसका यूथ. लेकिन यूथ, जैसे मैंने बताया, यूथ कहाँ एंगेज है? यूथ एक पर्टिकुलर सेक्टर में खुद को एंगेज करने की कोशिश कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब में फोकस करने की कोशिश कर रहा है. हमारे पास इतना एक्सपोजर था ही नहीं कभी. हम एक्सपोजर कॉलेज से ही नहीं दे पा रहे हैं, जो कि हम हिम्मत पड़े हुए बच्चों में. चाय नमकीन खाते हैं टीचर्स आके कॉलेजेस में, जब कोई प्रोग्राम हो रहा है. कोई डिसिप्लिन कहाँ से शुरू होगा? ऊपर से तो डिसिप्लिन शुरू होगा. इंस्पिरेशन कहाँ से क्रिएट होगी? वहीं से तो क्रिएट होगी. एम्पैथी की फीलिंग्स कहाँ से आएंगी? वहीं से आएंगी. क्रिटिकल थिंकिंग वहां से. तो ये यूथ जो है आज बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो चुका है, और जिस तरीके से
और ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट की जा रही हैं फॉरेन कंट्रीज के द्वारा, प्रॉक्सी वार प्रमोट किए जा रहे हैं वहां पर। आज हमारा यूथ अगर भटक गया तो एक बेहतर कल नहीं बन पाएगा। जैसे ड्रग्स की प्रॉब्लम है, पंजाब में बहुत ज्यादा ड्रग्स की प्रॉब्लम है, ड्रग्स धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ड्रग्स के बारे में हम जानते ही हैं, बिल्कुल नर्वस सिस्टम को बिल्कुल चोक कर देगा। तो इन सारी चीजों से रास्ते से हटने की जरूरत है, और यूथ को जो रास्ता मिला हुआ है वो यही है कि थोड़े सपोर्ट के साथ, हिम्मत के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यूथ इज द न्यू फ्यूचर, न्यू जनरेशन ऑफ दिस कंट्री। तो इसी के साथ हम अपने गोल को हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। और आखिरी प्रश्न मैं जीएसटीएस की तरफ से पूछना चाहूँगा, जो हम सभी अपने स्पीकर से पूछते हैं, कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा जीएसटीएस के साथ? क्योंकि आप पिछली बार भी, आपने शायद लास्ट ईयर भी अपना टॉक प्रेजेंट किया था इस पर, तो आपके कुछ विचार अगर जीएसटीएस के ऊपर हैं तो साझा कर सकते हैं। जीएसटीएस एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो सभी लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है अपने थॉट्स, अपने व्यूज को प्रेजेंट करने के लिए। जब मैं पहले भी आया था तो हमें बताया जाता है कि कहाँ हम लैग कर रहे हैं, कैसे और हम खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। अपने रिसर्च जो हमने करी है वो हम प्रेजेंट कर रहे हैं। इसको समझने का हमें मौका मिलता है कि अगर हम कहीं पर भी जाएंगे, कोई भी चीज प्रेजेंट करेंगे, तो उसको किस तरीके से हम बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। और ऑब्वियसली इतने सारे लोग कनेक्ट हो सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। अपने हम जो विचार हैं, अपनी जो सोच है, वो सभी लोगों तक डिलीवर कर सकते हैं। और इतना बेहतर प्लेटफॉर्म है, और बेसिकली हमें ज्यादा कहीं जाने की जरूरत नहीं, फिर भी हम खुद का पार्टिसिपेशन इंक्रीज कर पा रहे हैं। दिल्ली से कनेक्ट हैं हम, ऑल ओवर इंडिया से कनेक्ट हो गए हैं। तो ग्रेजुएट स्कॉलर्स टॉक सीरीज ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा है सभी स्कॉलर्स के लिए, जो लोग मेहनत करते हैं, जिन्हें अपने थॉट्स को शो करना है। तो वो हमें मौका मिला है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। और मैं इसीलिए मनीष कर्मवार सर का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म का, और सारी मॉडरेटर्स का जो इतने कोलाबरेटिव हैं, सपोर्टिव हैं। बहुत सपोर्ट हुआ, और इसकी वजह से हम अपने प्रेजेंटेशन सक्सेसफुली दे पाए। बिल्कुल। और अंत में मुझे लगता है कि राकेश सर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, उनका एक सवाल होगा, तो राकेश सर आप पूछ सकते हैं। हाँ, आ, संभव, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बोला। और मेरा एक सवाल खास करके आजकल के जो यूथ है, मेरा राकेश सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, शायद कुछ इश्यूज हैं आपकी। उनसे है। और सर आप अपने क्वेश्चन को, अपने विचार को चैट बॉक्स में अगर आप टाइप कर दें तो बेहतर रहेगा सर। हेलो। जी जी सर। हेलो। हेलो। सर अब ठीक आपकी है? आवाज़ नहीं आ रही है हमारे तक। अब राकेश, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नो इश्यूज, आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, ओवर टू यू शुभम। जी जी सर। सो संभव काफ़ी बेहतर तरीके से आपने इसको प्रेजेंट किया, अपने आज के टॉक को। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपने अपने आप को थोड़ा रोकने की कोशिश करी है, आप और भी बोल सकते थे। और मैं समझ सकता हूँ कि इतने मिनटों में इतनी बड़ी चीज़ को रखना, प्रस्तुत करना एक बहुत ही मेहनत का काम है और एफर्ट लगते हैं। तो इसी के साथ अब मैं आज के हमारे गेस्ट राजेश कुमार सर को आमंत्रित करता हूँ, वो आएँ और अपने विचार साझा करें और टॉपिक पर, आज के इस टॉक और प्लेटफॉर्म के ऊपर। सर। शुक्रिया शुभम, और संभव को ढेर सारा साधुवाद। बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन रहा संभव का। जितने कम समय में संभव ने तमाम पक्षों को समझने की और बोलने की कोशिश की है, वो अद्भुत है। और खासकर एक ग्रेजुएट स्कॉलर के लिए वो और भी अभिनंदनीय है। मैं बात करूंगा, मेरे पास समय है तो, अगर हम किसी भी देश को समझना चाहते हैं, किसी देश के विकास के पैमाने को पर जब हम बात करते हैं, तो आमतौर पर हम कहते हैं आर्थिक प्रगति उसकी, उसकी सामाजिक प्रगति और नैतिक प्रगति का जो प्रश्न है, इन तमाम चीजों को मिलाकर हम किसी देश के विकास के पैमाने को तौलते हैं।
तौलने शब्द का मैंने इसलिए प्रयोग किया कि वो संतुलन बना रहे विकास का, यानी आर्थिक प्रगति के साथ सामाजिक प्रगति हो और फिर सामाजिक प्रगति के साथ नैतिक प्रगति का तादात्म्य हो। मुझे बेहतर याद आ रहा है इस मौके पर गांधी जी मुझे याद आ रहे हैं। गांधी जी ने एक बात कही थी बहुत पहले कि जब हम किसी देश को किसी भी पैमाने पर तौलते हैं, उसके विकास को परखते हैं, उसके नैतिक प्रश्न को परखते हैं, तो क्या हम ये देखते हैं कि उस देश का सबसे जो अंतिम व्यक्ति है, यानी वो सबसे निचले पायदान पर जो व्यक्ति है, वह हमारी नीतियों से उसको कितना लाभ हो रहा है, वहां तक बातें पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं। प्रश्न क्या है कि प्रश्न ये है कि हम अभी 2025 में बैठे हुए हैं और 2025 के अप्रैल में इस विषय पर बात कर रहे हैं कि 2047 में हमारा भारत जो विकसित भारत के रूप में हमारी संकल्पना है, उसके सामने चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं। अब जिस संकल्पना और जो स्थिति आज की बनी हुई है, उसको जरा तौलते हैं और उसके कारणों पर और उसके समाधान पर जरा हम देखें। जैसे कि हम आमतौर पर किसी देश को जब हम बात करते हैं उसकी, तो सबसे पहले जो बात करते हैं शिक्षा पर बात करते हैं। तो क्या हम शिक्षा पर अपना जो बजट है या शिक्षा पर जो खर्च कर रहे हैं वो बेहतर खर्च कर रहे हैं? जैसे हम दिल्ली को लें, दिल्ली में जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि एक तरफ पब्लिक स्कूलों की महंगी फीस है, दूसरी तरफ जो है सरकारी स्कूल हैं, और अगर इनके बीच की खाई को हम लोगों ने नहीं पाटा या हम नहीं इस पर हमने विचार किया, तो 2047 में भी ये खाई पूरे देश में जो निजीकरण की को बढ़ावा देकर ये जो खाई पैदा हो रही है, जब 47 में हम पहुंचेंगे तो फिर वही सरकारी स्कूल के जो प्रोडक्शन है, उत्पाद हैं, और प्राइवेट और महंगे स्कूलों के जो उत्पाद हैं, उनके बीच में एक लंबा गैप बनेगा। और उस गैप को अगर कोई देश पाट नहीं पाता है तो मुश्किल है कि वो विकसित देश के रूप में हो, क्योंकि 40% लोग विकसित हो जाएंगे और 60% लोग छूट जाएंगे। शुभम, मेरे पास कितना समय है आप बता दीजिए। सर आप मुझे अच्छा ठीक है। तो अब आप देखें कि जब आप ये दौड़ लगा रहे हैं 2025 से 47 के बीच में, और आपने अभी ही असंतुलन की खाई पैदा कर दी है कि एक तरफ एक बड़ा वर्ग है जो न्यूनतम सुविधाओं में रह रहा है और एक वर्ग है जो बेहतर सुविधाओं में रह रहा है, और इसके बीच की खाई को पाटने का आपके पास कोई प्लान नहीं है। और यहाँ तक कि अभी की जो सरकारें आ रही हैं, इनके पास कोई मोटो दिख नहीं रहा है। तो मेरा निष्कर्ष ये है कि अगर 47 में आपको विकसित होना है, इस गैप को मिटाना होगा, यानी एजुकेशन फॉर ऑल, और वह भी आप कोशिश करें कि वह संतुलन बना रहे सबके लिए, एजुकेशन और समान शिक्षा की। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय है, अब दिल्ली विश्वविद्यालय में जिस दौरान हम लोग पढ़ने आए, क्या अमीर व्यक्ति और क्या गरीब व्यक्ति, सभी के बच्चे, हम लोग जैसे लोग आए दूर से, धनी परिवारों से भी लोग आए और गरीब परिवारों से भी लोग आए, उन्होंने पीएचडी की, नौकरियां ली। अब कोई वैसा असंतुलन नहीं था। 20 सालों के बाद मैं देख रहा हूं कि इतना ज्यादा असंतुलन है कि उस पर अगर विचार नहीं करेंगे तो विकसित भारत की संकल्पना को संभव हम नहीं मान सकते हैं। आप असंभव ही मानिए, आप जब वहां पहुंचेंगे तो फिर एक बड़ी खाई। यही स्थिति आपकी स्वास्थ्य के क्षेत्र में है। आप देख लीजिए आज की स्थिति में, और रोल मॉडल के रूप में अगर आप दिल्ली को देखते हैं तो एक तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और दूसरी तरफ जो सरकारी अस्पताल है, उसकी क्या स्थिति है। ठीक है कि पीछे की कुछ सरकारों ने उसको बहुत बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश नाकाफी है। यानी कि हमें
एक विजन के साथ अगर पूर्ण भारत को विकसित करना है तो वहां पर भी हमें नजर दौड़ानी होगी। और फिर यही टूल्स वहां पर भी काम करेगा कि आपको रोजगार के आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में उस असंतुलन को आपको गैप जो है मिटाना होगा। रोजगार की आप स्थिति आप देख लें, आज हम लोग जिस सिचुएशन में हैं और प्रोडक्शन जितना ज्यादा है, मुझे याद आ रहा है कि जब हम लोग पीएचडी में एडमिशन लिए थे तो मुश्किल से 300 छात्रों के बीच में 40 और 45 और 50 एडमिशन होता था। आज उसी एडमिशन के लिए 1500, 2000, 2500 लोग अप्लाई कर रहे हैं और 200 लोग पीएचडी करके निकल रहे हैं। उस अनुपात में नौकरियों का जो सृजन है, यानी कि जो उत्पादन है, वो है नहीं है। इसीलिए पीएचडी के बाद भी लोग सड़कों पर हैं। अगर आप इस पर आप प्रोडक्शन के साथ साथ उसको खपाने की व्यवस्था पर अगर आपने बात नहीं किया तो मेरे विचार से मेरा जो निष्कर्ष है कि आप उस खपाने की व्यवस्था पर, यानी जितना आपका प्रोडक्शन है और उस प्रोडक्शन को हम कहाँ इस्तेमाल कर सकें, इस पर निश्चित तौर पर आपको बात करनी होगी। संभव ने जो बात कही मैं उसी पर बात करूंगा कि हमें तमाम क्षेत्रों में बात करते हुए कृषि की तरफ हमें जाना होगा। एक बड़ा उद्योग का क्षेत्र हमारा जो है कृषि है और उसको हमें विकास के मुख्य द्वार पर लाना होगा, क्योंकि वहाँ रोजगार की बहुत संभावनाएं। हम लोग खुद खेती बाड़ी छोड़कर और पढ़ने आए। पढ़ाई तो एक बड़ा महत्वपूर्ण है, जो आपने रविन्द्रनाथ टैगोर की बात की, तमाम लोग, लेकिन उसके साथ साथ अगर हमें रोजगार अपने गांव, क्षेत्र और एरिया में मिलता है तो क्या नहीं खूबसूरत होता वो। एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि आमतौर पर कहा जाता है कि शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य आपने बहुत बेहतर कर लिया। कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर भारत से बेहतर स्थिति वहां पर है, लेकिन अगर किसी देश में कम्युनल हार्मोनी न हो, यानी उस देश में सौहार्द न हो, प्रेम न हो, तो उस देश के विकसित होने की सामाजिक जो पैमाना है, जो लैंगिक हार्मोनी न हो, अगर उस देश में नहीं है, यानी कि आप जेंडर के आधार पर, धर्म के आधार पर, कास्ट के आधार पर अगर आपने इस हार्मोनी को पैदा नहीं किया, अगर इस गैप को आप बढ़ाएंगे, जैसा कि आज देखने को मिल रहा है कि भारत 2 ध्रुवों पर टिका हुआ है, एक धर्म आधारित राजनीति पर टिका हुआ है, एक जाति आधारित राजनीति पर टिका हुआ है। अगर भारत इन दोनों से मुक्त नहीं होगा और एक ऐसे समाज की संकल्पना पर वो बात नहीं करेगा जहां पर सौहार्द हो, जहां पर हम विकास की बात कर सकें, जहां पर हम इस जो आज भयंकर सांप्रदायिकता के जाल में हम फंसे हुए हैं, या हम जातिगत आग्रहों में फंसे हुए हैं, या हम लैंगिक आग्रहों में फंसे हुए हैं, अगर इससे हम मुक्त नहीं होते हैं तो आप निश्चित मानिए कि हम 2047 का जो हमारा विजन है, उस विजन में पहुंचने में हमें बहुत मुश्किल होगी। इसलिए अगर उस विजन पर पहुंचना है तो इन टूल्स पर ये जो विचार है, इन खाइयों को, वैचारिक खाइयों को हमें निपटना ही पड़ेगा। वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बाद इन स्थितियों से हमें पार पाना ही होगा। दूसरी एक और बात है कि जब हम आमतौर पर हम बात करते हैं, जैसा कि शंभो ने भी कहा कि पर्यावरण, मैं ऐसा मानता हूं कि जो कोई देश अगर वो मुलायमियत की बात करता है, वो विकास की बात करता है, वो हार्मोनी की बात करता है, वो जेंडर इक्वलिटी की बात करता है, वो धर्म के मसलों में फंसता नहीं है, तो निश्चित तौर पर पर्यावरण से प्रेम करेगा। वो निश्चित तौर पर उसको अच्छा करने की कोशिश करेगा। क्योंकि अगर आपने विकास के पैमाने को पार भी कर लिया, आपने शिक्षा को पार भी कर लिया, आपने रोजगार की स्थिति को हल भी कर लिया, और अगर आपने पर्यावरण को संतुलन आपने नहीं बैठाया, तो वो उस देश के विकसित होने का जो पैमाना है, उस पैमाने पर हम कभी सफल ही नहीं हो सकते हैं। एक और जो बात है कि आमतौर पर कहा जाता है इसको कि जनसंख्या बहुत ज्यादा है। निश्चित तौर पर जनसंख्या एक चुनौती है, क्योंकि उत्पादन और व्यक्तियों के बीच का जो संतुलन है,
लेकिन चाइना हमारे पास उदाहरण है। जनसंख्या को नियंत्रित करने के साथ साथ जनसंख्या एक हमारे पावर के रूप में भी है। तो संतुलन के साथ उसको नियंत्रित किया जाए और उस पावर को हम कन्वर्ट करें अपने विजन के रूप में। आप लोग युवा हैं और मैं ढेर सारी बातें करना चाहता हूं आप लोगों से, लेकिन एक बात कह के मैं समाप्त करूंगा कि क्या इन तमाम जो पैरामीटर्स हैं, इस पैरामीटर्स में एक बड़ा मुद्दा है राजनीति। यानी हम जब राजनीति की बात करते हैं तो हमारा राजनीतिक नेतृत्व कैसा होना चाहिए। हम प्रोफेसर्स की बात करते हैं, हम इंजीनियर्स की बात करते हैं, हम वैज्ञानिकों की बात करते हैं, हम नौकरशाहों की बात करते हैं, लेकिन समाज को लीड करने वाला, समाज को दिशा देने वाले राजनीतिज्ञों की बात हम नहीं करते हैं। मैं तो ऐसा मानता हूं कि अगर 2047 के विजन पर अगर आपको पहुंचना है तो निश्चित तौर पर आपको पढ़ा लिखा नेतृत्व चाहिए। वो पढ़ा लिखा जो नेतृत्व है उसके पास निश्चित तौर पर कम पढ़े लिखे के साथ बड़ा विजन होगा। इसलिए युवाओं को, जो पढ़े लिखे जो युवा हैं, उनको आगे आना चाहिए और तमाम पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर एक ऐसा संतुलन बनाना चाहिए जो संतुलन गांधी का सपना था और जो संतुलन तमाम उन देशभक्तों और समाजसेवियों का संतुलन था। तो शुक्रिया। विकसित भारत 2047 पर पहुंचने के लिए हमें उस असंतुलन की जो खाई है निश्चित तौर पर उसको पाटनी होगी, जो तमाम क्षेत्रों में है। शुक्रिया, धन्यवाद। आपने हमें बुलाया, याद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना कीमती समय हमें आज दिया और हमारे साथ जुड़े हैं, और इस 2047 भारत का जो सपना था उस पर आपने अपने विचारों को साझा किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आगे बढ़ते हुए अब मैं पिछले मंथ के जो हमारे सभी स्पीकर्स थे उनमें से हम लोग एक स्पीकर को स्पीकर ऑफ द मंथ का अवार्ड देते हैं, तो उसको मैं अब अनाउंस करना चाहता हूं। तो हमारे जो स्पीकर हैं, 5 स्पीकर थे। जो पहले स्पीकर हैं वो है मिस्टर सौरभ ग्रोवर, जिन्होंने CAA एंड असम के ऊपर बात की थी। दूसरी हमारी जो स्पीकर हैं वो मिस आसना थी, जिन्होंने 1918 पैंडेमिक इन इंडिया पे बात किया था। तीसरे स्पीकर थे मिस्टर शशांक, उन्होंने बात किया था द हेयर द सागा विजयनगर एम्पायर। और शिवांगी राजपूत, जिन्होंने बात किया था थ्रेड्स ऑफ हेरिटेज द ट्रेडिशनल टेक्सटाइल। और 5वीं स्पीकर हमारी थी अरुक्षिता त्यागी, जिन्होंने बात किया था अबाउट द एनवायरमेंटल DNA। तो जो हमारे स्पीकर ऑफ द मंथ हैं मार्च के, वो हैं मिस अरुक्षिता त्यागी। सो इफ अगर आप यहाँ पर हैं तो आप अपने विचार रख सकते हैं अरुक्षिता। Hello, good evening, everyone. Hello. Yes, go ahead. First of all, I would like to thank all of you, Manish sir and entire team of GSTS, and also give my regards to the guest of honor for today. It was such an insightful discussion, and because I've got this title of the Speaker of the Month, I would also like to thank Ajay because he helped me a lot in presenting my PPT, and we had a good coordination. I would like to add a small thought कि हम सबका फोकस कुछ ना कुछ बनने पर है कि हम डॉक्टर बन जाएं, हम ये बन जाएं, बट कोई ना ये नहीं सोचता कि हम अच्छे इंसान बन जाएं। तो मेरा ये मानना है कि हमें फैमिली जो कि एक यूनिट होती है सोसाइटी की, उसमें ये डिस्कशन होना चाहिए, पेरेंट्स को बच्चों से बात करनी चाहिए कि अच्छा इंसान कैसे बना जाए और एक अच्छा सिटीजन कैसे बना जाए। थैंक यू टू टुडे स्पीकर एंड टू द एंटायर टीम ऑफ GSTS। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू अरुक्षिता, एंड हम चाहते हैं कि आप प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें और हर संडे को अपनी प्रेजेंस दिखाएं। सो आगे बढ़ते हुए हमारे जो अगले संडे के जो स्पीकर हैं आज जो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, तो मैं उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स को आपके समक्ष रखना चाहता हूं। जो हमारे स्पीकर हैं वो है मोहम्मद अल्तमश, एंड हु इज परसुइंग हिज मास्टर इन अफ्रीकन स्टडीज फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ अफ्रीकन स्टडीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। एंड इनका जो टॉपिक है वो है फूड एंड फ्लेवर ऑफ इंडिया के बारे में। एंड इनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स इस तरीके से हैं कि वो ही विल डिस्क्राइब द इंडियन फूड थ्रू द जियोग्राफिकल लेंस,
He would further discuss details about the journey of few dishes which modified through place to place and shift in food of different social classes. He will further highlight the importance of different cooking pots in different regions of India for different dishes. Also, he will try to discuss concept of few basic food of few regions and changes coming through time to time. And in conclusion, he will discuss and try to concise the talk and the discussion, the new topics which is usually ignored in the food discussion, and he will try to add few case study regarding the same. तो हम चाहते हैं कि आप सभी अगले रविवार को जुड़े और इस टॉपिक को सुने और अपने प्रेजेंस को बनाएं. Now I would like to invite Dr. Manish Karwar for further. Thank you, Subham. Thank you, Dr. Rajesh, and thank you, the speaker of the day, or the hero of the day, and the best speaker of the previous month, and all my students. Okay, this is a very boring topic for me personally. Viksit Bharat, corruption. When I was age of 10, but the presentation was very good. I'm not talking about the presentation. I'm not talking about the presentation. This topic gives me a very sadistic approach about life. Okay, when I was 10-year-old, 20-year-old, 30-year-old, same rhetoric, corruption, population, and still we are into it. Still, आज भी हम जो बात करते हैं उन्हीं सारी चीजों पे बात करते हैं. स्पीकर ने, गेस्ट ने एकदम सही बात कही कि अगर हम बार बार अपने एम को बढ़ाते हैं, दैट मीन्स आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इंडिया 2047, जस्ट लाइक वुमेन रिजर्वेशन बिल 2024 नहीं 2029. So why the next day? This is my argument, Africa 2063. Why not next day? I know that not everything we have changed the next day. So, and 21,000 crore corruption money. This is a very stark money, because where I am right now, whether earlier I was at Samlal Evening College, a very subaltern college, and we need money or we need fund for each and everything. And right now, where I am, we are dealing with a 55 African country, and still we need a huge fund to develop a very good environment in our department. 21,000 crore corruption money. So this gives me very sadistic idea about the situation. But let's see how we move further to create a Viksit Bharat. But the thing is what? Action, action and action. हम बोलते अधिक हैं, एक्शन पे विश्वास नहीं करते हैं. तो हम definitely 2047 with the government's idea, with the UGC idea, with the university idea, we definitely achieve what we want to achieve. But the most important idea is action. हम बोलने में कम विश्वास करें, अब एक्शन में अधिक विश्वास. जो जहां पे है, कनेक्ट करो चीजों को और start trying to build a different structure. Don't believe that structure where we already failed. That means where we have failed. That means suppose that we not achieved that thing till now, so that the structure was failed structure. So we try to develop a new structure with a new idea. So don't become a rhetoric that he was a very good professor, he was a very good politician, he was a. So as a history teacher, always test and try your approach. So जहां पे आप लोग हैं वहां पे एक्शन कीजिए, बातों से कुछ नहीं होगा. Suppose that if I'm a professor and I have a chamber at my university, so I'll try to sit there 10 to 5 to understand my students, understand my department, my university. I'm not going to involve my political guru. That means the political guru is somewhere else, and what I'm doing, I'm not sitting in my chamber and not doing day-to-day discussion with the students, and I'm doing the politics. The second thing, what? As a student, you must involve yourself 24 hours, and this is the lagging
for the student side also, because here a very small platform where I'm not talking about our prime minister, our president, our capitalist class, because नहीं तो rhetoric हो जाएगा. So as a student and teacher, what most important thing, what I have my work, I have to do my work as a student. What you are having criteria, you will do your work. Suppose that I'm taking some MA or PhD classes and students are not attending few classes, so this is the somehow hampering the whole structure of student and teacher. So this is a sin, this is the ये बहुत बड़ा पाप है अगर हम क्लास लेते हैं और आप क्लास नहीं करते हैं, और आप क्लास करना चाहते हैं और हम क्लास नहीं लेते हैं. सो दिस इज द एक्शन, एक्शन एंड एक्शन. दैट मींस जहां पे हैं वो हमें वो काम करना चाहिए. थैंक यू. मैं एक ही वर्ड बोलने वाला था, लेकिन एज ए टीचर में भी रुक नहीं पाता हूँ. आज यही बोलने वाला था कि एक्शन, एक्शन और एक्शन कीजिए, नॉट लेस देन. सो थैंक यू वेरी मच माय ऑल graduate, postgraduate, MPhil and PhD students. The number are less, but my message to all: don't stop yourself. Work hard, because this is only 10-20 years जो है आपके पास है काम करने का. और सच में मैं 10 सालों से सुनता आ रहा हूँ और अभी तक यही सारी चीजों को सुन रहा हूँ. सो दीज आर द रेट्रिक, बिकॉज हम काम नहीं करते हैं और चीजों को पाइल अप करते रहते हैं. थैंक यू वेरी मच डियर द स्पीकर. उनके बारे में बस 30 सेकेंड्स. बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा, वेरी एनर्जेटिक. कीप डूइंग ऑल दिस थिंग्स. एंड डॉक्टर राजेश, really after long we had a good discussion on the Viksit Bharat. Thank you very much. And the speaker of the previous month and my moderator Subham and others, thank you very much. Have a nice day. We'll meet with a different idea. Even I didn't know that Altamas is going to talk. I think after the Eid, he wanted to talk on the food. Uh, so maybe this is the idea of Altamas. He is my student. So, but I didn't know that. I do not know that he is going to present his views on the food. Thank you very much. Have a nice day. Take care. मिलते हैं next week as usual. But action is the most important thing, part and parcel of your life. Thank you very much. Thank you.